हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन के बारे में। ब्रेन में जो इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई होता है वो मेनली आपके दो आर्टरीज से होता है। अगर आप एंटीरियर साइड पे देखोगे तो आपको कैरोटिड आर्टरीज मिलेगी, पोस्टीरियर साइड पे जाओगे तो आपको वर्टेब्रल आर्टरीज मिलेगी। और इन दोनों की आर्टरीज मतलब ये जो दोनों आर्टरीज है उनकी लेफ्ट और राइट दोनों ब्रांच होती है जो कि आपके ब्रेन में एंटर करती है। एंटीरियर ब्रांच वाली मतलब आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती है वो आपके कैरोटिड कैनाल से आपके ब्रेन में एंटर करती है। जो पोस्टीरियर साइड पे होती है वर्टेब्रल आर्टरीज वो आपके फोरामेन मैग्नम के ओपनिंग से आपकी ब्रेन में एंटर करती है। और ये दोनों आर्टरीज आपकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से आपके पूरे ब्रेन को सप्लाई करती है। दूसरी चीज, ये जो ब्रेन के दो आर्टरीज मेन है उनका ना एक एनास्टोमोटिक एरिया होता है। मतलब ये आर्टरीज एंटीरियर साइड से और पोस्टीरियर साइड से एक एनास्टोमोसिस एरिया बनाती है। वो बनाती है आपकी बेस ऑफ द ब्रेन में, ठीक है। तो या फिर आपका इंफीरियर साइड ऑफ द ब्रेन आप इसके कह सकते हो। तो वहां पर एक एरिया ऐसा बनता है जहां पे ये आर्टरीज का एक पूरा सर्कल बन जाता है। तो इसीलिए वो जो मेन एरिया जहां पे आपकी पूरी आर्टरीज, ये जो दो मेन आर्टरीज है उसकी ब्रांचेस यहाँ पे कोलैबोरेट होती है, एनास्टोमोसिस होती है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस। और उसी से आपकी डिफरेंट पार्ट में ब्रेन को सप्लाई होता है। और आपकी जो डीपर पार्ट है, सुपरफिशियल पार्ट है, वो सारे ब्लड सप्लाई करने वाले वो पार्ट या फिर जो ब्रांचेस निकलती है वो आपके सर्कल ऑफ विलिस से निकलती है, ठीक है। तो इसीलिए ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका सर्कल ऑफ विलिस। और उसी को हम लोग आज डिटेल में देखने वाले कि एग्जैक्टली सर्कल ऑफ विलिस होता क्या है, वो बनता कौन से आर्टरीज से, मतलब इसके कंपोनेंट क्या होंगे, कौन से आर्टरीज के जो ब्रांचेस होती है आपके सर्कल ऑफ विलिस में इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर या फिर रोल प्ले करती है, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं आपकी ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन को। देखो आपका जो ब्लड सप्लाई जाता है, जैसे मैंने कहा कि वो दो आर्टरीज से होता है। लेकिन जब भी ये जो ब्रेन होता है ना हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ब्रेन को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है, कंटिन्यूअस आपकी बाकी के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई कम होता है तो यहाँ पे कोई मतलब अगर इन्फार्क्ट होगा, ब्लीड होगा, कोई भी चीज से अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होता है या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम आती है तो आपके ब्रेन में इंजुरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जब ब्रेन में इंजुरी होती है तो पेशेंट के डेथ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसे कंटिन्यू ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई देना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जब भी हम लोग यहाँ पर ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं तो उसमें जो मेन आर्टरीज होती है उनकी पैथोलॉजीज के बारे में भी हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। तो आपको एक चीज पता चलती है कि आपकी ब्रेन को जो सप्लाई करने वाले आर्टरीज है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग समझेंगे, कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स में भी मैं बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे एक चीज क्या है, द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन मस्ट डिलीवर्ड ऑक्सीजन। मतलब जो भी आपके ब्लड सप्लाई हो रहा है ब्रेन को, वहां से क्या क्या जा रहा है, एक तो आपका ऑक्सीजन जाएगा, सेकंड थिंग ग्लूकोज जाता है, ठीक है, एंड द अदर न्यूट्रिएंट्स टू द नर्वस टिश्यू। तो जो आपका ब्रेन का टिश्यू है जिसे हम लोग नर्वस टिश्यू कहते हैं, वहां पर आपकी ऑक्सीजन भी जाने चाहिए, ग्लूकोज भी जाना चाहिए और आपके अदर न्यूट्रिएंट्स भी जाने चाहिए। एंड द रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी होगा, लैक्टिक एसिड रिमूव होगा एंड अदर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो होगा वो आपकी ब्रेन से या फिर ब्रेन पैरेन्काइमा से बाहर आएगा, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की, जो भी आपकी ब्लड सप्लाई हो रही ब्रेन को उसमें से आपको ग्लूकोज, ऑक्सीजन और आपके न्यूट्रिएंट्स जाना भी इंपॉर्टेंट है और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट निकलना भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, लैक्टिक एसिड और बाकी के भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। The brain is supplied by the two internal carotid and the two vertebral arteries. अब ये मेन पॉइंट है यहाँ के पूरे लेक्चर्स का, क्योंकि जो आपका ब्लड सप्लाई होता है वो मेन दो ब्रांच से हो रहा है। कौन सी है, पहली है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दूसरी है आपकी वर्टेब्रल आर्टरी, ठीक है। तो जो कॉमन कैरोटिड होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक इंटरनल कैरोटिड बन जाती है और आपकी एक एक्सटर्नल कैरोटिड बन जाती है। तो जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली है वो है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इंटरनल कैरोटिड जो ब्रांच है विच इज द ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वो आपके ब्रेन को सप्लाई करे। और वो ब्रांच कितनी होगी, एक तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड जाएगी, राइट साइड से आपकी राइट इंटरनल कैरोटिड जाएगा। सेम उसी तरह पे पोस्टीरियर साइड पे अगर आप जाओगे तो आपके ब्रेन से
आपकी फोरामेन मैग्नम से आपकी लेफ्ट साइड की वर्टेब्रल ब्रांच जाएगी और राइट साइड से राइट साइड की वर्टेब्रल ब्रांच जाएगी। ठीक है, तो ये दो वर्टेब्रल आर्टरी और दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आपका पूरा ब्रेन सप्लाई हो रहा है। ठीक है, द 4 आर्टरीज लाई विद इन द सब अरेक्नॉइड स्पेस। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप सब अरेक्नॉइड स्पेस पढ़ते हो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके बारे में, तो सब अरेक्नॉइड स्पेस होता कहाँ पे? ये होता है आपकी अरेक्नॉइड मैटर और आपका पाया मैटर के बीच में। ठीक है, अरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में आपका सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है। और सब अरेक्नॉइड स्पेस ये मोस्टली हाईली वस्कुलर एरियाज होता है, उसमें आपकी CSF भी फ्लो होती है, बराबर। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जितने भी आर्टरीज यहाँ पर एंटर किए आपके ब्रेन में, ये चारों आर्टरीज आपको मिलेंगे कहाँ पे? सब अरेक्नॉइड स्पेस में। और उसमें भी स्पेसिफिकली जो सर्कल ऑफ विलीज होता है, ये भी आपका सब अरेक्नॉइड सिस्टम में मिलता है। सिस्टम के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पूरे ब्रेन के लेक्चर में। तो सिस्टम क्या होता है? एक अपना एक एलिवेटेड पार्ट मान लो, या फिर थोड़ा सा एक बल्जिंग वाला पार्ट होता है, जो कि आपके सब अरेक्नॉइड स्पेस में होता है, उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो वो भी पार्ट यहाँ पे समझेंगे कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, देयर ब्रांचेस एनास्टोमोसिस ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन, या फिर आपका बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये जो ब्रांच होती है, चारों ब्रांच, ये यहाँ पर कहाँ एनास्टोमोसिस हो रही है? वो आपकी बेस ऑफ द ब्रेन पे। ठीक है, तो जो भी आपका ब्रेन का पैरेन्काइमल पार्ट है, वहां पे जो बेस का पार्ट होगा, वहां पर आपकी पूरे आर्टरीज या जो चारों आर्टरीज है, एनास्टोमोसिस करेगी और एक स्ट्रक्चर बन जाता है टू फॉर्म ए सर्कल। तो एक सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर ये एनास्टोमोसिस होती है, और उसे हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ विलीज। ठीक है, या फिर उसको दूसरा नाम भी हम देते हैं सर्कुलस आर्टेरियोसिस। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि आपकी ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो दो आर्टरी से हो रहा है मेनली, एक इंटरनल कैरोटिड और आपकी एक वर्टेब्रल आर्टरी। उसके भी दो दो ब्रांचेस होंगे, लेफ्ट साइड के होंगे और राइट साइड के होंगे। तो दोनों साइड की अगर आर्टरी आप देखोगे तो 4 आर्टरीज होंगी। ठीक है, तो ये चारों आर्टरीज जाएंगे आपके सब अरेक्नॉइड स्पेस में। और मोस्टली आपका जो ब्रेन का इंफीरियर सरफेस होता है, या फिर आपका बेस ऑफ द ब्रेन होता है, वहां पर ये जाके एनास्टोमोसिस होती है, उसे वहां पर एक एरिया बनता है जिसे हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ विलीज, या फिर इसे हम लोग सर्कुलर आर्टेरियोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आपको क्लियरली ध्यान रखना है। अब इसका लोकेशन समझ लेते हैं और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो हमने देखा कि ये पूरे 4 आर्टरीज का एनास्टोमोसिस होके यहाँ पर इसके ब्रांचेस का भी एनास्टोमोसिस होके ये बनता है। तो बेसिकली आपका जो लोकेशन बनता है वो कहाँ पे होता है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका पूरा बेस ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है? आपका बेस है। ठीक है, या फिर इंफीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? द सर्कल ऑफ विलीज लाइज इन द इंटरपेडिकुलर फोसा। अब इंटरपेडिकुलर फोसा क्या होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे मिड ब्रेन के लेक्चर में। एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे दो आपके सेरेब्रल पेडंकल होते हैं। ठीक है, दो सेरेब्रल पेडंकल के बीच में आपका होता है ये इंटरपेडिकुलर फोसा। ठीक है, तो इंटरपेडिकुलर फोसा में आपका प्रेजेंट होगा सर्कल ऑफ विलीज। दूसरी चीज क्या है? यहाँ पर लाइज इन द इंटरपेडिकुलर फोसा एट द बेस ऑफ द ब्रेन इन द इंटरपेडिकुलर सब अरेक्नॉइड सिस्टम। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो लोकेशन बताया है वो कहाँ पे? एक तो बेस ऑफ द ब्रेन पे है, दूसरी चीज इन बिटवीन द इंटरपेडिकुलर फोसा। तो इंटरपेडिकुलर फोसा क्या होगा कि जो आपके पेडंकुलर ये आपकी सेरेब्रल पेडंकल है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम लोग इंटरपेडिकुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, और दूसरी या फिर फोसा कहते हैं। दूसरी चीज क्या है? यहाँ पे जो सब अरेक्नॉइड वाला पार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पार्ट थोड़ा एलिवेटेड होता है, जहां पे आपका बनता है इंटरपेडिकुलर सब अरेक्नॉइड सिस्टम। तो ये जो इंटरपेडिकुलर वाला पार्ट है या फिर इंटरपेडिकुलर फोसा है, वहां पर जो भी सब अरेक्नॉइड स्पेस है वो एक यहाँ पे बल्जिंग या फिर एलिवेशन वाला पार्ट बनाता है, जिसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर अगर एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम लोग देखेंगे सर्कल ऑफ विलीज का, वो क्या बन जाता है आपका यहाँ पे interpeduncular fossa and more precisely in the interpeduncular subarachnoid system। ठीक है, अब फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय द एनास्टोमोसिस बिटवीन द टू इंटरनल कैरोटिड। ठीक है, टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड द बेसिलर आर्टरीज टू फॉर्म द 6 साइडेड पॉलीगोनल ऑफ आर्टरीज।
अब ये चीज क्या होती है उसे समझेंगे। देखो यहाँ पे जो ग्रीन कलर से शो किया है ना, ये आपका सर्कल ऑफ विलेज बना रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक शो किया है कि ये जो ग्रीन कलर से सर्कल बना, ये थोड़ा पॉलीगोनल होता है। इसमें जनरली 6 आपके एरिया जैसे है या फिर 6 आर्टरीज ऐसे है जो कि इन्वॉल्व हो गई है, इसीलिए इसको 6 साइडेड पॉलीगॉन कहते हैं या फिर हेक्सागोनल भी कहते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोनल आर्केड जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये कौन से आर्टरीज से बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया बेसिलर आर्टरी, ठीक है। तो बेसिलर आर्टरी क्या होती है? जो आपकी वर्टेब्रल आर्टरीज है, जो पोस्टीरियर साइड से आ रही है या फिर आपकी फोरामेन मैग्नम से एंटर कर रही है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड की होगी, ये राइट साइड की, ठीक है। तो जहां पे ये आर्टरीज आपकी मीट होती है और यहाँ से एक कॉमन ब्रांच निकल के आती है दोनों की, इसे हम लोग कहते हैं बेसिलर आर्टरी, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं बेसिलर आर्टरी, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड से अगर आप देखोगे तो ये लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी एंड राइट वर्टेब्रल आर्टरी ये मीट हो जाती है एक जगह पे, और ये आपका जनरली पॉन्स का एरिया होता है। पॉन्स के एंटीरियर वेंट्रल सरफेस पे यहाँ पर मीट होती है और वहां से आगे कंटिन्यू करती है ये एज अ बेसिलर आर्टरी, ठीक है, एज अ बेसिलर आर्टरी। और ये बेसिलर आर्टरी का यहाँ पे आगे जाके बाइफर्केशन होता है और वहां से बनती है ये आपकी पोस्टीरियर आर्टरीज, ठीक है। ये बनती है आपकी पोस्टीरियर आर्टरीज। अब यहाँ पे लेफ्ट पोस्टीरियर ब्रांच निकलती है, राइट पोस्टीरियर ब्रांच निकलती है, तो पोस्टीरियर सेरेब्रल जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्या है कि आपका बेसिलर आर्टरी का एक पार्ट जो कि आपका सेंट्रल पार्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ से जो ब्रांचेस निकल के आ रही है पोस्टीरियर सेरेब्रल की, वो दोनों साइड से होंगी, लेफ्ट साइड से भी होगी, राइट साइड से होगी। थोड़ा सा आप आगे कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे आपको एक कनेक्शन दिखेगा जो कि आपकी इंटरनल कैरोटिड, ये आपकी इंटरनल कैरोटिड है। इंटरनल कैरोटिड और ये आपकी जो पोस्टीरियर सेरेब्रल है, इन दोनों के बीच में एक आर्टरी का यहाँ पे एनास्टोमोसिस या फिर कम्युनिकेशन दिखेगा, जिसे हम लोग कम्युनिकेटिंग आर्टरी कहते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी देखोगे तो सेम आपको मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम लोग एंटीरियर सेरेब्रल कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी लेफ्ट साइड से फिर से अगर एक एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और ये दोनों मीट करती है आपके ऑप्टिक कायस्मा के पास, इसे हम लोग कहते हैं आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो कि आपके लेफ्ट साइड की है, दूसरी राइट साइड की है, और यहाँ पे इन बिटवीन दिस 2 आर्टरीज यहाँ पे कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। तो ये पार्ट यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे आपकी इंटरनल कैरोटिड है, लेफ्ट की या फिर राइट की, ठीक है। फिर आप नीचे जाओगे, यहाँ पे पोस्टीरियर आर्टरी है, सॉरी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, और आपकी ये राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। फिर यहाँ पे मिडल में आपकी बेसिलर आर्टरी, फिर लेफ्ट साइड में। तो ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है, इट इज अ हेक्सागोनल, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट अगर यहाँ पे जोड़ोगे, ये 2, ये 3, यहाँ पे एक 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो ऐसा टोटली 6 साइड से या फिर 6 साइड से एक पॉइंट बनते हैं जिसे हम लोग हेक्सागोनल या फिर 6 साइडेड पॉलीगोनल ऑफ आर्केड या फिर पॉलीगोनल ऑफ आर्टरीज कहते हैं, और इसी को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ विलेज, ठीक है, सर्कल ऑफ विलेज। तो ये इसका मेन लोकेशन और फॉर्मेशन वाला पार्ट हुआ। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो कंट्रीब्यूशन में अगर आप देखोगे तो आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती है उसमें से कितने ब्रांचेस निकलेगी वो उसका कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ईच इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज गिव द 3 ब्रांचेस। कितनी ब्रांचेस है इसकी? 3 ब्रांचेस है which contributes in the circle of Willis। अब इसमें से एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट ऐसा है, कहीं कहीं आपको ये जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है ना, ये आपकी मिलती है आपके सर्कल ऑफ विलिस में, ठीक है। दूसरी है एक लार्जर मिडल सेरेब्रल आर्टरी, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा मिलता है कि जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है ना, ये आपके कभी कभी जो सर्कल ऑफ विलिस है उसमें इंक्लूड नहीं दिखेगी, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, उस चीज को भी समझेंगे, ठीक है। और दूसरी होती है आपके स्मॉलर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सब यहाँ पे एक चीज समझो कि जो आपकी आईसीए है, मतलब आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, अब ये इंडिविजुअल हो गई, मतलब एक तो लेफ्ट साइड की होगी या फिर राइट साइड की होगी। तो हर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आपको 3 ब्रांचेस मिलती है। पहली मिलती है आपकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दूसरी होती है आपकी लार्जर मिडल सेरेब्रल आर्टरी, एंड थर्ड मिलती है आपको एंटीरियर स्मॉलर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायग्राम आप देखोगे तो ये है आपकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, और यहाँ पे आती है आपकी कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। ये आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का एक लोब बनता है,
ठीक है, एक लूप बनता है और यहाँ से आपके 3 ब्रांचेस निकल के जाएंगे। ठीक है, ये होगी आपके मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ये होगी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और ये होगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, तो आपके हर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से 3 ब्रांचेस आपको याद रखनी है। फर्स्ट विच इज द लार्जेस्ट ब्रांच मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अब यहाँ पे दूसरी निकल के आती है आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और तीसरी होती है आपकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि आपके यहाँ पर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ ये कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की याद रखनी है। अब कभी कभी होता है ऐसा है कि जो आपकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी है वो आपकी यहाँ से निकल के आ रही है, इसीलिए इसको कभी कभी आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो मिडल सेरेब्रल ब्रांच है इसमें आपका जो सर्कल ऑफ विलीज है उसमें इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, लेकिन कई कई किताबें में आपको मिल जाएगा कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी भी आपकी सर्कल ऑफ विलीज का एक पार्ट होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टेब्रल आर्टरीज। अब वर्टेब्रल आर्टरीज जैसे मैंने बताया कि द 2 वर्टेब्रल आर्टरीज यूनाइट एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स। ठीक है, तो ये आपकी लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स के पास आपकी ये यूनाइट हो जाती है एट टू फॉर्म द बेसिलर आर्टरी। ठीक है, तो लोअर साइड से जितने भी हम लोग यहाँ पे वर्टेब्रल आर्टरीज का एक्सटेंशन देखेंगे वो आपके पॉन्स तक आएगा और पॉन्स के पास आने के बाद ये यूनाइट या फिर ज्वाइन हो जाएगी टू फॉर्म अ बेसिलर आर्टरी। तो वहां से ये बेसिलर आर्टरी करके कंटिन्यू करेंगे। इट असेंड्स इन द मिड लाइन ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पॉन्स। तो ये एंटीरियरली है, आपके पॉन्स के कहां से है, ये एंटीरियरली जा रही है। एट द अपर बॉर्डर ऑफ पॉन्स इट टर्मिनेट्स बाय द डिवाइडिंग इनटू द राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑलरेडी हमने समझा था कि जो आपकी बेसिलर आर्टरी है यहाँ पे ये आपकी वर्टेब्रल आर्टरीज है जो कि असेंड कर रही है। ठीक है, यहाँ से आपकी लेफ्ट ब्रांच जाएगी और एक यहाँ से राइट ब्रांच जाएगी। तो ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट क्या है, लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स है, बराबर, लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स है। ठीक है, और ये बेसिलर आर्टरी करके कंटिन्यू कर रही है यहाँ से। ये पार्ट होता है आपका एंटीरियर या फिर वेंट्रल सरफेस ऑफ पॉन्स, वेंट्रल सरफेस ऑफ पॉन्स। ठीक है, और जैसे ये आगे कंटिन्यू करेगी असेंड करेगी और ये पॉइंट होता है जहां पे ये बाइफर्केट करती है, ये होता है आपका अपर बॉर्डर ऑफ पॉन्स। ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ पॉन्स के लोकेशन पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसे हम लोग कहेंगे राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसे हम लोग कहेंगे लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो आपकी इंटरनल कैरोटिड से एंटीरियर सेरेब्रल निकल रही है और आपकी बेसिलर आर्टरी से आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल निकल रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बेसिलर आर्टरी से सिर्फ 2 ब्रांचेस निकल के आ रही, एक तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो कि राइट साइड में निकलेगी और आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो कि आपकी लेफ्ट साइड में निकलेगी। ठीक है, और इंटरनल कैरोटिड की हमने 3 ब्रांचेस समझी, एक मिडल कैरोटिड आर्टरी, सॉरी मिडल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और आपकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो सर्कल ऑफ विलीज का है, जहां पे कंट्रीब्यूशन में आपको कौन से आर्टरीज मिलती है उसके बारे में डिस्कस किया है। देखो यहाँ पे पहले हमने ऑलरेडी समझा था कि आपकी सर्कल ऑफ विलीज में 6 ब्रांचेस आपको मोस्टली मिलती है। पहली ब्रांच होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग कहाँ होती है, क्योंकि ये पार्ट है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। ठीक है, यहाँ से आपकी ये इंटरनल कैरोटिड होती है, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग होती है और ये आपकी मेन ब्रांच होती है। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये पार्ट अलग दिखा है, यहाँ से आपकी इंटरनल कैरोटिड एक लूप बना के यहाँ पर प्रेजेंट है। तो वहां से आपका एक मिडल सेरेब्रल आर्टरी निकलेगी। ठीक है, एक मिडल सेरेब्रल आर्टरी निकलेगी और ये आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का पार्ट है। ठीक है, ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का पार्ट है और जहां से दोनों साइड से ये एंटीरियर सेरेब्रल निकलती है, इनके बीच में ऑप्टिक कायस्मा के पास ये यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करने वाली एक आर्टरी होती है जिसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे दोनों साइड की एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच में एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है जिसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, तो ये भी आपके सर्कल ऑफ विलीज का एक पार्ट बनेगी, क्योंकि ये जो सर्कल ऑफ विलीज बनता है ये कुछ इस तरह से बनता है, बराबर, ये कुछ इस तरह से बनेगा। दूसरी आर्टरी आती है आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। ठीक है, ये आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है और लेफ्ट साइड से फिर से यहाँ से एक एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आएगी।
तीसरी ब्रांच आती है आपकी इंटरनल कैरोटिड। अब ये जो पार्ट होता है दोनों साइड का, ये आपके इंटरनल कैरोटिड का पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये भी आपके सर्कल ऑफ विलीज का पार्ट बनेगी। चौथा होता है आपका पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हमने देखी थी ये वाली, जो कि आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होगी, और आपकी जो राइट साइड की आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है उसके साथ ये कम्युनिकेट करेगी। लेफ्ट साइड की ब्रांच आपकी लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, फिफ्थ ब्रांच होगी आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो कि दोनों साइड पे आपकी लेफ्ट एंड राइट पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, एंड सिक्स पार्ट होगा आपका बेसिलर आर्टरी का। इसका मतलब आपका सर्कल ऑफ विलीज एक तो हेक्सागोनल है, उसमें 6 आर्टरीज का पार्ट यहाँ पर इंक्लूड है। 6 आर्टरीज कौन से अगेन रिवाइज कर लेते हैं। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो कि आपकी ऑप्टिक कियास्मा के पास मिलेगी, जो कि आपके एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच में कनेक्शन बना रही है। दूसरी आर्टरी होती है आपकी एंटीरियर सेरेब्रल, जो कि दोनों साइड से आपकी इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच निकल के आएगी। तीसरी होगी खुद अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, जो दोनों साइड पे प्रेजेंट है। चौथी होंगी आपकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि आपकी इंटरनल कैरोटिड से निकल के आपकी राइट साइड ऑफ द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ कम्युनिकेट कर रही है, और लेफ्ट साइड के साथ यहाँ पर कम्युनिकेट करेगी। फिफ्थ होगी आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल, जो अभी मैंने बताया, और सिक्स्थ होगी आपकी बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी का जहां पे बाइफर्केशन होता है वो पॉइंट कौन सा होता है, आपका जो अपर बॉर्डर ऑफ पॉन्स होता है वहां पर आपका इसका बाइफर्केशन मिलता है, इसीलिए ये भी आपकी सर्कल ऑफ विलीज का एक पार्ट बनती है। ठीक है, तो ये 6 आर्टरीज आपको याद रखनी है इन केस ऑफ द सर्कल ऑफ विलीज। अगर आपको वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके सर्कल ऑफ विलीज में कौन सी आर्टरीज ऐसी है जो कि इन्वॉल्व होती है, तो मैंने एक पॉइंट पहले बताया था कि जो आपकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, जो कि आपकी इंटरनल कैरोटिड की ही एक ब्रांच होती है, वो मोस्टली आपके सर्कल ऑफ विलीज का पार्ट नहीं बनती है। ठीक है, तो ये 6 आर्टरी आपको कॉमनली याद रखनी है इन केस ऑफ सर्कल ऑफ विलीज। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन ऑफ साइज ये सब मिल जाएगा। तो वेरिएशन इन द साइजेस ऑफ द आर्टरीज forming the circles are common and the absence of one or both posterior communicating arteries may be seen। तो कभी कभी क्या होता है, कोई एनाटॉमिकल डिफिकल्टी हुई या फिर एनाटॉमिकल कोई डिफॉर्मिटी होती है, उसमें मोस्टली आपकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो होती है वो कभी कभी एब्सेंट मिल जाती है आपको। ये एनाटॉमिकल कुछ वेरिएशन आपको बहुत सारी जगह पे मिल सकते हैं। ठीक है, एक चीज समझ में रखनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी हमारा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो हर बार आपको सेम नहीं मिलेगा। हर किसी पेशेंट में, मतलब अगर जो भी पेशेंट हम लोग कभी ऑपरेट करते हैं, ठीक है, एज ए सर्जन में जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो आपको हर एक पेशेंट में ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत एनाटॉमिकल वेरिएशन मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी वो एक्सेप्टेबल चेंजेस रहते हैं। कोई पेशेंट में अगर मान लो कि जैसे हम डेक्स्ट्रोकार्डिया के पेशेंट देखते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया में पूरा ऑलमोस्ट आपका हार्ट राइट लेफ्ट साइड का हार्ट पूरा राइट साइड में होगा, उसमें आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स भी राइट साइड में हो सकते हैं जो कि लेफ्ट साइड में होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ एनाटॉमिकल वेरिएशन है जो हमें बैक ऑफ द माइंड रखने हैं, जो कि आपको कभी कभी मिल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पे ब्रांचेस कौन से होंगे जो कि आपके सर्कल ऑफ विलीज से निकल के आती है। तो सर्कल ऑफ विलीज में आपका कॉर्टिकल एंड सेंट्रल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, तो कौन सी ब्रांच निकल के आ रही है, आपके कॉर्टिकल यानी कि आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जो भी सप्लाई करेगी, एंड द सेंट्रल ब्रांचेस। अब ये सेंट्रल ब्रांचेस क्या होती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सेंट्रल ब्रांचेस मोस्टली ऐसे ब्रांचेस है जो कि जिसे हम लोग परफोरेटिंग ब्रांचेस भी कहते हैं, जो आपके सेंट्रल पार्ट या फिर जैसे आप डीप पार्ट भी कह सकते हो, तो जो डीप पार्ट होते हैं आपके सेरेब्रल या फिर आपके ब्रेन पैरेन्काइमा के, उनको जो ब्रांच सप्लाई करती है उसे हम लोग सेंट्रल ब्रांचेस कहते हैं या फिर उसको परफोरेटिंग ब्रांच भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्टिकल ब्रांचेस सप्लाई द एडजेसेंट सरफेस ऑफ द ब्रेन। तो दो मेन आपको ब्रांचेस याद रखनी है, एक तो होगी कॉर्टिकल, दूसरी होगी आपकी सेंट्रल ब्रांचेस। ठीक है, अब कॉर्टिकल ब्रांचेस किसको सप्लाई कर रही है, एडजेसेंट सरफेस को। ठीक है, एडजेसेंट सरफेस को ये सप्लाई करती है, और जो सेंट्रल ब्रांचेस होती है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई द डीपर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो सेंट्रल होंगे, इसको सेंट्रल क्यों कहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डीपर पार्ट को या फिर सेंट्रल पार्ट को इसको सप्लाई करती है। लाइक द थैलेमस है, आपका थैलेमस है, कॉर्पस स्ट्राइटम है, दूसरी चीज आपका इंटरनल कैप्सूल है। तो ये जो डीप वाले पार्ट होते हैं जिसे सप्लाई करने के लिए कुछ अलग ब्रांचेस निकल के आ रही है, उसे हम लोग कहेंगे सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ द सर्कल ऑफ विलीज। एंड द कॉर्टिकल ब्रांचेस आर दोज ब्रांचेस विच सप्लाई द एडजेसेंट सरफेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है,
अब these आर ऑल्सो नोन एज परफोरेटिंग ब्रांचेस, जो सेंट्रल ब्रांचेस होती है जिसे हम लोग परफोरेटिंग ब्रांचेस कहते हैं। अब इसे परफोरेटिंग ब्रांचेस करने का पीछे का रीजन भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो आर्टरीज का नाम यहाँ पे सेंट्रल ब्रांचेस करके यूज हुआ है जो ब्रांचेस का, उसे परफोरेटिंग कहने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। देखो कैसा होता है कि जो आपके सर्कल ऑफ विलीज वाला पार्ट है वो आपके ब्रेन के इंफीरियर सरफेस पे या फिर आपके बेस पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो थैलेमस कह रहे हैं हम लोग, जो कॉर्पस स्ट्राइटम है, जो इंटरनल कैप्सूल है, ये तो आपके ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर डीप में प्रेजेंट है। तो करना क्या होगा, जो सेंट्रल ब्रांचेस होगी जिनको सप्लाई करना है आपके डीप पार्ट को, तो उसे क्या करना होगा कि जो आपका ब्रेन पैरेन्काइमा है उसे परफोरेट करना पड़ेगा, उसको प्रिक करना पड़ेगा, तभी जाके ये इंटरनल पार्ट को या फिर आपके डीप पार्ट को सप्लाई कर सकती है। क्योंकि जब कॉर्टिकल ब्रांचेस की बात होगी तो वो आपके सुपरफिशियल पार्ट को यहाँ पर सप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सेंट्रल ब्रांचेस होंगे उनको डीप पार्ट को अगर सप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आपके ब्रेन पैरेन्काइमा का जो भी पार्ट है उसे यहाँ पर पियर्स करते हुए जाके आपकी थैलेमस, कॉर्पस स्ट्राइटम, इंटरनल कैप्सूल, इन सबको सप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए ये परफोरेट करके जाती है, उसीलिए इसका नाम पड़ा है परफोरेटिंग ब्रांचेस, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट समझना चाहिए कि आपके परफोरेटिंग ब्रांचेस का नाम सेंट्रल ब्रांचेस है, सेंट्रल ब्रांचेस को हम परफोरेटिंग ब्रांचेस कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से ऐसी ब्रांचेस हैं जिसे हम लोग सेंट्रल या फिर परफोरेटिंग ब्रांचेस कहते हैं। पहली ब्रांच है या फिर पहला ग्रुप है आपका एंटेरोमीडियल ग्रुप। अब ये एंटेरोमीडियल ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे आपका ऑप्टिक चिज्म है, फिर आपकी जो आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होती है ना, वहां पे अगर आप देखोगे ये तीन ब्रांचेस या फिर तीन जो यहाँ पर ब्रांचेस दिखाई है, दिस आर द एंटेरोमीडियल सेंट्रल या फिर आपके एंटेरोमीडियल सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, जो कि आपके डीप पार्ट को सप्लाई करेगी। सेम यहाँ पे आपको लैटरल साइड पे आपके एंटेरो लैटरल ग्रुप मिल जाता है, ठीक है, जो डायग्राम में नहीं शो किया। दूसरा है पोस्टीरो मीडियल ग्रुप। तो पोस्टीरो मीडियल ग्रुप आपके बेसिलर आर्टरी के पास मिलेगा आपको ये, ठीक है। तो ये होगा आपका पोस्टीरो मीडियल ग्रुप, और पोस्टीरो लैटरल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है सेम साइड पे, ठीक है। तो चार आपके ब्रांचेस है या फिर चार ग्रुप है। एंटेरोमीडियल ग्रुप जो कि आपको एंटीरियर साइड में मिलेगा, एंटेरो लैटरल ग्रुप वो भी आपको एंटीरियर साइड पे मिलेगा लेकिन सर्कल ऑफ विलीज के लैटरल साइड में मिलेगा। पोस्टेरो मीडियल ग्रुप जो कि आपकी बेसिलर आर्टरी के पास मिल रहा है, और पोस्टेरो लैटरल ग्रुप जो कि आपकी लैटरल साइड ऑफ द पोस्टीरियर साइड की आपकी सर्कल ऑफ विलीज में मिलेगा, ठीक है। तो ये चार सेंट्रल ब्रांचेस का ग्रुप है जो कि आपकी डीप स्ट्रक्चर को यहाँ पर ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी है जो सेंट्रल ब्रांचेस के बारे में हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांचेस एनास्टोमोसिस होती है ना, वो कुछ ही ब्रांचेस है, ठीक है। एनास्टोमोसिस जनरली हमने देखा कि आपके बेस ऑफ द ब्रेन पे होता है या फिर आपके इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपको सुपरफिशियली एनास्टोमोसिस नजर नहीं आता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एरिया नहीं है ब्रेन के पैरेन्काइमा में जहां पे इतना एनास्टोमोसिस जो आपके ब्रेन के इंफीरियर सरफेस पे है उतना बाहर साइड में, मतलब आपके एंटीरियर सरफेस पे नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो इंफीरियर सरफेस है उसी पे आपका पूरा एनास्टोमोसिस प्रेजेंट होता है, लेकिन वहां से जो ब्रांचेस आपकी ब्रेन पैरेन्काइमा को सप्लाई करेगी वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेट होती है। लेकिन कुछ ऐसी ब्रांचेस है जिसे हम लोग सेंट्रल ब्रांचेस कह रहे हैं, वो ब्रांचेस आपके ब्रेन में ऐसी जगह पे सप्लाई करते हैं जो आपका डीप पार्ट है, और वहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, मतलब आपका एनास्टोमोसिस नहीं होता है, इसलिए इसको एंड आर्टरीज भी कहते हैं। तो एंड आर्टरीज का मतलब क्या होता है, जहां पे आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, मतलब अगर मान लो कि यहाँ से कोई ब्रांच निकल के गई, मान लो ये आपकी ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है, वहां से एक ब्रांच अगर मान लो ये निकल गई तो ये आपकी एक स्पेसिफिक पार्ट को सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो एक अकेली आर्टरीज के साथ यहाँ पर सप्लाई करेगा, लेकिन इसको कोई कम्युनिकेशन देने वाली आर्टरीज नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंड आर्टरीज कहेंगे, ठीक है, जहाँ पे कोई भी पार्ट का यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर यहाँ पे कोलैटरल डेवलप होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अब इससे होगा क्या, अगर ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, अब होता क्या है, जब अब एंड आर्टरीज का सिंपल एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, ये अपने फिंगर्स है, ठीक है। तो जहां पे अपना पूरा ब्लड सप्लाई आता है, ठीक है, यहाँ पे पूरा ब्लड सप्लाई आता है, तो यहाँ पे जो टिप वाला पार्ट होगा जहाँ पे आपका आर्टरियल सप्लाई आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई आगे ब्रांच नहीं है, या फिर दूसरी ब्रांच यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रही, या फिर दूसरे फिंगर से भी अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो जो भी कम्युनिकेशन है या फिर जो भी कंटिन्यूएशन है वो सिंगल आर्टरी का या फिर मल्टीपल आर्टरीज के सोर्स का यहाँ पे एंड हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसीलिए ये जो पार्ट है, अगर मान लो मेरी यहाँ पर उंगली में जो एक कोई ब्लॉक हो गया, कोई आर्टरी में यहाँ पर ब्लॉक होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सप्लाई करने वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट पूरा नेक्रोज हो जाएगा, क्योंकि जो सप्लाई यहाँ पे होना चाहिए वो यहाँ पे रुक गया, बराबर, यहाँ पे ऑक्लूड हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे कोई कम्युनिकेटिंग ब्रांच ही नहीं है जो कि आके आपकी की पार्ट को सप्लाई कर सके। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आपका ब्रेन का पैरेन्काइमल पार्ट है जहाँ पे ये आर्टरी का सप्लाई है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और आपका जो ब्रेन पैरेन्काइमा का ये पार्ट है यहाँ पर इसका ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड होगा। अब यहाँ से अगर मान लो कोई ब्रांच होती तो क्या होता, या फिर इसको कम्युनिकेट करने वाली ये ब्रांच होती, तो यहाँ पर अगर ब्लॉक भी हुआ तो भी यहाँ से ब्लड सप्लाई जाके आपका ब्रेन का पार्ट यहाँ पर सेव होता था। ठीक है, या फिर उसको ब्लड सप्लाई होता था, लेकिन कोई आर्टरीज या फिर कोई ब्लड सप्लाई यहाँ से कम्युनिकेट करने वाला नहीं होने के कारण अगर ब्लॉक यहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली ये पार्ट ऑलमोस्ट पूरा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो एंड आर्टरीज होती है वहां पर अगर कोई ब्लॉकेज होता है, वहां पर अगर कोई इन्फेक्ट होता है, तो ऑब्वियसली वो जो ब्रेन का पैरेन्काइमा लॉस होगा वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये पार्ट हमेशा याद रखना। और जो आपकी सेंट्रल ब्रांचेस होती है वो सेम आपकी इसी तरह काम करती है। ठीक है, दे आल्सो इंक्लूड द स्ट्राइड ब्रांचेस ऑफ द एंटीरियर एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरी। तो यहाँ पर जो सेंट्रल आर्टरी होती है वहां पे दूसरी भी ब्रांचेस इंक्लूड होती है, कौन सी, स्ट्राइड ब्रांचेस, जो कि आपके एंटीरियर एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरी से निकल के आती है। दिस ऑल आर द एंड आर्टरीज। तो ये एंड आर्टरीज का पॉइंट मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि कोई ऐसा पार्ट या फिर कोई ऐसी आर्टरी जो कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल सप्लाई लेके जा रही है, उसमें अगर कोई ब्लॉक होगा तो ऑब्वियसली वो मेजर इंजुरी क्रिएट करेगा। ठीक है, they enter the brain through the anterior perforated substance besides the optic chiasm and through the posterior perforated substance behind the mammillary bodies। अब ये जो पार्ट है हमने एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस के बारे में ऑलरेडी समझा था, फिर भी मैं एक बार आपको क्लियरली बता दूं कि ये एंटीरियर सब्सटेंस या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस और पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस ये बनते कैसे। देखो, कोई लिविंग ह्यूमन रहता है, ठीक है, लिविंग ह्यूमन जैसे कि मैं आप हूँ, ठीक है, उसमें आपको ये पार्ट नहीं मिलेगा, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस या फिर पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, उसके पीछे का रीजन है। देखो, जब भी हम लोग डिसेक्शन करते हैं ब्रेन का, तो ऑब्वियसली ब्रेन को हम लोग के स्कल कैविटी से पूरा निकाल के पढ़ते हैं, बराबर। जब भी आप यहाँ पे ब्रेन के पूरे पार्ट को यहाँ पे इवैक्यूएट करते हो या फिर निकाल देते हो, वहां से पुल आउट करते हो, तो होता क्या है कि जो सेंट्रल ब्रांचेस होती है ना, ये पियर्स की हुई ब्रांच है, बराबर। क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल ब्रांच के बारे में हमने एक चीज पढ़ी कि आपकी सेंट्रल ब्रांचेस इसे परफोरेटिंग ब्रांच कहते हैं, क्योंकि ये आपके ब्रेन पैरेन्काइमा को पियर्स करती हुई आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर आपके डीप स्ट्रक्चर को ये ब्लड सप्लाई कर रही है। तो ये जो परफोरेटिंग ब्रांचेस होती है ना, ये एंटीरियर साइड पे होती है और कुछ पोस्टीरियर साइड पे होती है। तो जब भी आप यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो कि लाइव है, ठीक है, उसमें देखोगे आप, तो आपको ये पार्ट नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो ब्रांचेस आपके अंदर सप्लाई कर रही है वो एज इट इज है। और जब आप यहाँ पे ब्रेन का स्पेसिमन आपके स्कल कैविटी से इवैक्यूएट कर लेते हो, पुल आउट कर लेते हो, तो ये जो सेंट्रल ब्रांचेस होती है ना, वो यहाँ पे पुल हो जाती है, वो नीचे खींची जाती है। और ये यहाँ पे जो ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे अगर कोई ब्रांच होगी, वो एंटीरियर परफोरेटिंग ब्रांचेस या फिर पोस्टीरियर परफोरेटिंग ब्रांचेस जो कि आपकी ब्रेन में ब्लड सप्लाई करे, तो वो अगर यहाँ पे कट हो गई या फिर वो पुल आउट हो गई, तो आपका जो ब्रेन पैरेन्काइमा का इंफीरियर सरफेस होगा जहां से ये अंदर जा रही थी, ऑब्वियसली वहां पे कहीं ना कहीं आपको ओपनिंग दिखेंगे। ठीक है, तो जो ओपनिंग होते हैं, जिसे हम लोग सिव लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो पार्ट को हम लोग कहते हैं एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ठीक है, और ये ह्यूमन बीइंग में क्यों नहीं दिखेगा, इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये आपकी आर्टरीज आपकी वायबल है या फिर पेटेंट है। ठीक है, और आपका जो कैडावरिक बॉडी होता है या फिर कैडावर होता है, जिसमें आपने ब्रेन पूरा पुल आउट कर चुके हो, तो उस समय पे ये जो आर्टरीज होती है वो टूट जाती है, या फिर वहां से जो अंदर यहाँ पर वो पियर्स की गई थी, वो वहां से जो स्पेस था वहां से निकल के आती है। तो इसीलिए वो जो आपको एक ओपनिंग दिखते हैं, मल्टीपल ओपनिंग दिखते हैं, जिसे हम लोग सिव लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि आपकी जो ब्रांचेस होती है वो अलग अलग टाइप की होती है और मल्टीपल नंबर्स की होती है। ठीक है, तो वो जो ओपनिंग होती है वो क्लियर कट आपको दिखाई देती है इन द केस ऑफ कैडावरिक ब्रेन। तो
तो इसीलिए ये जो एंटीरियर साइड पे ये जो सीव लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा उसे हम लोग कहेंगे एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, और जो पोस्टीरियर साइड पे दिखेगा इसे हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल ब्रांचेस होती है वो कहाँ पे एंटर करती है, दे एंटर द ब्रेन थ्रू द एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ठीक है, तो कुछ ब्रांचेस ऐसी है जो कि आपके एंटीरियर साइड पे है, वो आपकी एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, मतलब वही एरिया जो मैंने बताया कि जहां से आप ब्रेन के अंदर एंट्री कर रहे हो, या फिर जिसे हम लोग एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस कहते हैं, बिसाइड द ऑप्टिक कैज्मा। तो ऑप्टिक कैज्मा के पीछे से यहाँ पर आपको ये एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस मिलेगा, एंड थ्रू द पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस बिहाइंड द मैमिलरी बॉडीज। तो जो मैमिलरी बॉडीज होती है उसके पोस्टीरियरली, उसके बिहाइंड आपको ये पोस्टीरियर सब्सटेंस मिलेगा या फिर पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया कि द परफोरेटेड सब्सटेंस डिजाइनेटेड रेफर टू द बोथ लोकेशन ऑन द वेंट्रल सरफेस, कौन से वेंट्रल सरफेस ऑफ द ब्रेन, एंड द स्मॉल परफोरेटेड सरफेस विद द न्यूमरस स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज दैट सप्लाई दिस एरिया आर पुल्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जब भी आप ब्रेन का स्पेसिमेन बाहर निकालोगे तो ये आर्टरीज पुल आउट होगी। ठीक है, जैसे पुल अवे होंगी या फिर पुल आउट होंगी तो क्या होगा कि वो जो स्पेस बनेगी वहां पर एक ओपनिंग आपको मल्टीपल दिखेगी, उसी को हम लोग परफोरेटिंग सब्सटेंस कहते हैं, जो कि आपके एंटीरियर साइड पे भी प्रेजेंट होगा और पोस्टीरियर साइड पे भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब थोड़ा क्लिनिकल या फिर आपका फंक्शनल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि आपके आर्टरीज में या फिर आपकी जो सर्कल ऑफ विलीज के ब्रांचेस है उसमें क्या क्या फंक्शनल सिग्निफिकेंस होता है। द ब्लड सप्लाई टू द हाफ ऑफ द ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द vertebral arteries on that side, and their respective streams comes together in the posterior communicating artery at the point where the pressure of two is equal and they do not mix। अब ये पॉइंट का ना यहाँ पर इम्पोर्टेंट समझना है कि जब हम लोग यहाँ पे आर्टरियल सप्लाई देखते हैं आपके ब्रेन में, ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड, मान लो कि आपका ये राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जो कि मेन ब्रांच होती है आपके अंदर आ रही है ब्रेन के, और यहाँ से आपकी ये वर्टेब्रल आर्टरी जो कि लेफ्ट वर्टेब्रल है और ये राइट वर्टेब्रल है, और ये वर्टेब्रल आर्टरी आपके पॉन्स के लोअर साइड पे आके यहाँ पर कम्युनिकेट या फिर मीट हो जाती है, जिसे हम लोग कहेंगे आगे कंटिन्यू करके वो बेसिलर आर्टरी। ठीक है, बेसिलर आर्टरी। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट समझनी है, जब आप कुदरत का करिश्मा भी इसे हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्लड यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, मान लो कि आपकी ये राइट वर्टेब्रल आर्टरी से ब्लड फ्लो हुआ, ठीक है, थोड़ा ग्रीन कलर से दिखा दो, यहाँ से ये ब्लड फ्लो हुआ, यहाँ से एक ब्लड फ्लो हो रहा है, बराबर। अब यहाँ पे अब ये तो आर्टरी मिक्स हो गई, मतलब यहाँ पे ये तो मर्ज हो गई, दोनों जो वर्टेब्रल आर्टरीज है वो बेसिलर आर्टरी बना रही है आगे चल के, जो कि पॉन्स के लोअर साइड पे बनी। तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होता है वो दोनों ना, यहाँ पे जैसे कि लेफ्ट और राइट से जो भी ब्लड आ रहा है वो मिक्स नहीं होता है, हालांकि वो एक ही लुमेन से गुजर रहे हैं, लेकिन वहां पर ये मिक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो एक कंपार्टमेंट बनता है, वहां से आपकी ये लेफ्ट साइड की आर्टरी का ब्लड फ्लो होगा और यहाँ से आपकी राइट साइड की आर्टरी का ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये राइट साइड जो ब्रांच होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, उसी को ये कंटिन्यू करेगी। ठीक है, और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड ऑफ द आर्टरी या फिर लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टेब्रल आर्टरी से आपका जो लेफ्ट कंपार्टमेंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, वहां से भी कोई ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेचर का बहुत अच्छा सा यहाँ पर ये कंपार्टमेंट बनता है, और यहाँ पे कोई भी आर्टरीज का जो ब्लड है, अगर मान लो कि ये राइट साइड और लेफ्ट साइड तो यहाँ पे मर्ज हो रही है, लेकिन जो ब्लड का फ्लो है वो अलग अलग दिशा से होता है। ठीक है, और दूसरी चीज जो आपकी इंटरनल कैरोटिड से भी आर्टरी का ब्लड फ्लो आ रहा है ना, ये इंटरनल कैरोटिड से, ये भी आपका लेफ्ट साइड का और आपकी राइट साइड का ये अलग फ्लो होता है, ये भी मिक्सअप नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी यहाँ पे अगर कोई ब्लॉक होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो सिंगल आर्टरी को ही यहाँ पर हैम्पर्ड करेगा या फिर सिंगल पार्ट को हैम्पल करेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका अगर एनास्टोमोसिस भी हो रहा है तो सेम प्रेशर पे ये यहाँ पर मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पे बताया कि जब भी हम लोग यहाँ पर क्लिनिकली देखते हैं पेशेंट में,
The blood supply of the half of the brain is provided by the internal carotid of that side and the vertebral arteries on that side. ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड के वर्टेब्रल आर्टरीज है तो वो लेफ्ट साइड को सप्लाई करेगी, राइट साइड ऑफ द वर्टेब्रल आर्टरी है तो राइट साइड को सप्लाई करेगी. ठीक है, एंड देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रिंग्स कम टुगेदर इन द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एट द पॉइंट वेयर द प्रेशर ऑफ द टू इज इक्वल एंड दे डू नॉट मिक्स. मतलब जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है तो वर्टेब्रल आर्टरी से जो ब्लड सप्लाई जा रहा है और इंटरनल कैरोटिड से जो सप्लाई आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा बनता है जहां पे ये मीट हो जाते हैं, लेकिन ये मिक्स नहीं होते. ठीक है, ये मिक्स नहीं होते, मीट होते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते. ठीक है, the two streams of the blood from the vertebral arteries remain separate and on the same side in the lumen of the basilar artery and they do not mix. ठीक है, तो वही पॉइंट मैंने समझाया कि जो बेसिलर आर्टरी से भी फ्लो हो रहा है तो वो भी दो कंपार्टमेंट से होता है. ठीक है, अब लुमेन एक है लेकिन कंपार्टमेंट दो बंद है, तो राइट साइड से जो भी फ्लो आ रहा है वो डायरेक्टली आपकी राइट साइड ऑफ द पोस्टीरियर सेरेब्रल में जाएगा और लेफ्ट साइड से जाएगा वो लेफ्ट साइड ऑफ द पोस्टीरियर सेरेब्रल में जाएगा. ठीक है, Therefore, the right half of the brain which supplied by the right vertebral and right internal carotid artery, ठीक है, and the arteries, and the left half of the brain is supplied by the left vertebral and left internal carotid artery. तो इसलिए जो भी आपके ब्रेन का सप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड की पार्ट में लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और आपके लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी से होगा. राइट साइड में क्या होगा, राइट इंटरनल कैरोटिड और राइट वर्टेब्रल आर्टरी का. ठीक है, if however the internal carotid or vertebral artery is occluded, the blood passes forward or backward across that point to compensate for the reduction in the blood flow. अब कोई भी बॉडी में कोई पैथोलॉजी होती है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी कंपेंसेट करने की कोशिश करती है. ठीक है, तो कंपेंसेशन का काम यहाँ पर भी होता है, लेकिन ये जो ब्लड का फ्लो है ये कंपेंसेट कब करेगा, जब यहाँ पे जो ऑक्लूजन होता है ना वो स्लोली होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्लूडेड ये वर्ड यूज किया है, मतलब क्या, इफ हाउएवर द इंटरनल कैरोटिड और वर्टेब्रल आर्टरी इज ऑक्लूडेड द ब्लड पासेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड अक्रॉस दैट पॉइंट टू कंपेंसेट फॉर द रिडक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो. मतलब क्या होगा कि अगर मान लो आपकी एंटीरियर कैरोटिड आर्टरीज में अगर कोई ब्लॉक होता है जो कि आपकी कैरोटिड की ब्रांच है, ठीक है, तो एंटीरियर सेरेब्रल सॉरी, ठीक है, तो वहां पे जो ब्लड सप्लाई होगा तो आपकी दूसरी एंटीरियर साइड की जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वहां से हो सकता है, लेकिन ये कब होगा, जब वो ऑक्लूजन स्लोली होता है. लेकिन अगर सडनली ऑक्लूजन हुआ तो आपकी वही आर्टरी का जो ब्रेन सप्लाई है वहां पर हैम्पर्ड हो जाएगा. ठीक है, द आर्टरियल सर्कल ऑल्सो परमिट्स द ब्लड फ्लो टू अक्रॉस द मिड लाइन when the internal carotid or vertebral arteries on the other side is occluded. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो आपका एक साइड अगर ऑक्लूड हुआ तो दूसरी साइड से ब्लड फ्लो यहाँ पे कंपेंसेट करने के लिए जाता है. ठीक है, अगर वो जो ऑक्लूजन है वो स्लोली हुआ तो, एकदम सडन से अगर हुआ तो ऑब्वियसली वहां पे कोई ब्लड सप्लाई कंपेंसेट करने के लिए मोस्टली नहीं जाता. ठीक है, अ स्लोली प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्शन में बी कंपेंसेटेड फॉर by the opposite internal carotid artery through the circle of Puylis. तो वही पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे कोई ऑक्लूजन होता है तो वो मोस्टली स्लोली प्रोग्रेसिव होना चाहिए. सडन अगर कोई ब्लॉक बना यहाँ पे आर्टरी में या फिर कोई एम्बुलेंस आ गया तो वहां पर जो सप्लाई हैम्पर्ड होने वाला है वो कहीं से कंपेंसेट नहीं होता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंपेंसेट नहीं होता है. लेकिन ये जो ऑक्लूजन है, मान लो ये आपकी आर्टरी है इंटरनल कैरोटिड, जहां पे थोड़ा बहुत ऑक्लूजन यहाँ पे हुआ, कुछ दिन के बाद ऑक्लूजन थोड़ा बढ़ा, कुछ दिन के बाद ऑक्लूजन बढ़ रहा है. ठीक है, और अल्टीमेटली ये ब्लॉक हो गए, तब जाके आपकी बॉडी ने कंपेंसेट करके ये जो पार्ट है जो कि इसके आगे का सप्लाई करने वाला है वो अपोजिट साइड से यहाँ पर सप्लाई करेगा. लेकिन मान लो कि अगर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन बना वो अचानक से सडन से कोई एम्बुलेंस आया और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो क्या होता है पता है क्या, जो आपकी अपोजिट साइड वाली आर्टरी है वो यहाँ पर सप्लाई नहीं करती. ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, स्लोली प्रोग्रेसिव. ठीक है, स्लोली प्रोग्रेसिव ये वर्ड आपको याद रखना है. जो ऑक्लूजन है या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो स्लोली प्रोग्रेसिव होना, तभी जाके आपका कंपेंसेशन होगा, अदरवाइज यहाँ पे कंपेंसेशन मोस्टली नहीं होता है. कॉमन साइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे आर द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द आईसीए, मतलब आपके इंटरनल कैरोटिड एट द नेक. तो नेक के पॉइंट पे यहाँ पर होगा ऑब्स्ट्रक्शन एंड द कैवर्नस साइनस. तो दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आपका ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं. यहाँ पर पहला नेक वाला पॉइंट है और दूसरा कैवर्नस साइनस. ठीक है, at the other extreme sudden occlusion may cause death from infarction of the entire anterior and middle cerebral territories and sometimes the posterior cerebral also. अब होगा क्या कि जो आपकी इंटरनल कैरोटिड है, ठीक है, ये जो इंटरनल कैरोटिड है उसमें अगर सडन ऑक्लूजन हुआ, ठीक है,
सडन ऑक्लूजन हुआ तो क्या होगा, इट कॉजेस डेथ फ्रॉम द इन्फेक्शन, मतलब आपकी जो भी ब्रेन पैरेन्कामा का पार्ट यहाँ पर है, जिसे ये आपकी इंटरनल कैरोटिड और इसके ब्रांचेस आपकी सप्लाई कर रही थी, वो अचानक से बंद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो टेरिटरीज, मतलब इसका जो एरिया है ऑलमोस्ट पूरा, ये ऑलमोस्ट पूरा डैमेज हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब आपका ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम होना होता है, ठीक है। जब भी यहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो एंटायर एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। तो जो भी आपका पार्ट, जो कि आपकी इंटरनल कैरोटिड की ब्रांचेस हो गया, एंटीरियर, मिडल, सेरेब्रल, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, वहां पर ये ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अगर सडन ब्लॉक होगा तो ये पूरा इन्फेक्शन वाला एरिया जो आपकी ब्रेन सप्लाई का होगा, या आपकी जो ब्रेन के जो पार्ट होगा जिससे आपकी इंटरनल कैरोटिड सप्लाई कर रही है, वो पूरा हैम्पर्ड हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए आपको पैरालिसिस या फिर जिसे हम लोग सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, या फिर इसे कभी कभी इवेंट भी बोलते हैं हम लोग, एक्सीडेंट, जिसे हम लोग CVA कहते हैं, ठीक है, CVA या फिर CVE भी कहते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर इवेंट भी हम लोग कभी कभी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट क्यों बनता है, क्योंकि अगर वहां पे कोई सडन ऑक्लूजन हुआ तो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सर्कल ऑफ विलेज और ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, ठीक है। थैंक यू।